Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 9 May 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. Next question is, when the nurse inserts an indwelling urinary catheter into a client, as the catheter moves into the bladder, urine begins to flow into the tubing. Which action should the nurse implement next? किसी पेशेंट में आप इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर लगा रहे हैं। जैसे ही आपने कैथेटर को इंसर्ट किया, ट्यूब के अंदर यूरिन आने लगा। जैसे ही यूरिन कैथेटर ट्यूबिंग के अंदर आ जाता है, आपके द्वारा नेक्स्ट एक्शन कौन सा लिया जाएगा? ऑप्शन ए, इन्फ्लेट द बैलून विथ वाटर। हम बैलून को वाटर से इन्फ्लेट कर देंगे, फुला देंगे। सिक्योर द कैथेटर टू द क्लाइंट। हम क्लाइंट में कैथेटर को चिपका कर सिक्योर कर देंगे। मेजर द इनिशियल यूरिन आउटपुट। कितना यूरिन आउटपुट आ रहा है, इसे मेजर करेंगे। एडवांस द कैथेटर 2.5 टू 5 सेंटीमीटर। हम अब कैथेटर ट्यूबिंग को 2.5 से 5 सेंटीमीटर अंदर इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर कैथेटर के आगे जो इनड्वेलिंग शब्द लिखा गया है, इसका मतलब होता है अंदर रहने वाला। यानी ऐसा कोई कैथेटर जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में अंदर इंसर्ट किया जाता है, अंदर रहता है, उसे हम इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर के नाम से जानते हैं। ये वही कैथेटर है जो आप आमतौर पर हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल करते हैं। इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। अब जैसे ही क्लाइंट में आपने कैथेटर को इंसर्ट किया, तुरंत इस कैथेटर ट्यूबिंग के अंदर यूरिन आ जाएगा और इस यूरिन के आने के बाद हम सबसे पहले इस कैथेटर को 2.5 से 5 सेंटीमीटर अंदर इंसर्ट करेंगे और फिर उसके बाद बैलून को इन्फ्लेट कर देंगे वाटर से। अगर आपने जैसे ही ट्यूब के अंदर यूरिन आया और उसी जगह पर कैथेटर बैलून को इन्फ्लेट कर दिया, तो अब ये बैलून अभी यूरेथ्रा के अंदर है। कैथेटर बैलून के फूलने के कारण यूरेथ्रा रप्चर हो सकता है। तो हमेशा याद रखें, जब भी क्लाइंट में आप यूरिनरी कैथेटर लगा रहे हैं, कैथेटर को इंसर्ट करने के बाद जैसे ही यूरिन आने लगे, यूरिन आने के बाद कम से कम 2.5 से 5 सेंटीमीटर आपको इसे और अंदर यूरेथ्रा में इंसर्ट करना है और उसके बाद में बैलून को वाटर से इन्फ्लेट कर देना है, ताकि ये अंदर जाकर पूरा फिक्स हो जाए। और इसके बाद आप क्लाइंट के कैथेटर ट्यूबिंग को थाइस के इनर एक्सपेक्ट पर फिक्स कर देंगे, टेप कर देंगे, ताकि एक्सीडेंटल पुलिंग को रोका जा सके। और इसके बाद आप सारे यूरिन को यूरो बैग में कलेक्ट करने के बाद चाहें तो इसका यूरिन आउटपुट नोट कर सकते हैं। तो आपको इस सीक्वेंस के अंदर ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट करना है, इस टास्क को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेरी लो बर्थ वेट बेबीज आर। आपको यहाँ पर उस बॉडी वेट रेंज को सेलेक्ट करना है जिसके होने पर आप बच्चे को वेरी लो बर्थ वेट बेबी कह सकते हैं, VLBW बेबी कह सकते हैं। 2,500 ग्राम से कम, 1500 ग्राम से कम, 1000 ग्राम से कम या 2500 से 3000 ग्राम के बीच। जन्म के समय बच्चे का वजन इनमें से कितना हो कि आप उसे वेरी लो बर्थ वेट बेबी का नाम दे सकते हैं। बच्चे में जन्म के समय अगर 2.5 से 3.5 केजी के बीच में वेट हो, यानी 2500 से 3500 ग्राम के बीच में वेट हो, तो आप इसे नॉर्मल मानते हैं। तो इस वजह से आपका ऑप्शन डी गलत हो जाता है। अब बच्चे का वजन अगर 2.5 केजी से कम है, यानी 2.5 किलो से कम है, 2500 ग्राम से कम है, तो हम इसे लो बर्थ वेट बेबी का नाम देते हैं।
तो ऑप्शन ए भी आपका गलत हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अगर बच्चे का वजन 1500 ग्राम से कम है तो आप इसे वेरी लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं और ये आपका आंसर भी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। अगर बच्चे का जन्म के समय वजन 1500 ग्राम से कम है तो इसे आप वेरी लो बर्थ वेट बेबी के नाम से जानते हैं। और अगर बच्चे का वजन 1000 ग्राम से कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज के नाम से जानते हैं। तो चार चीजें डिस्कस करी हमने। 2.5 से 3.5 किलो अगर बच्चे का वेट है तब तो नॉर्मल है। उसके बाद ढाई ढाई किलो से लेकर 1.5 किलो के बीच में है तो लो बर्थ वेट बेबी। 1.5 किलो से 1 किलो के बीच में है तो वेरी लो बर्थ वेट बेबी और 1 किलो से कम है तो एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूरिन से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहला वर्ड है मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ पासिंग यूरिन। यूरिन पास करने का जो प्रोसेस होता है उसे वन वर्ड में मिक्चुरेशन कहा जाता है। नॉक्चूरिया शब्द का मतलब होता है एक्सेसिव यूरिनेशन एट नाइट। एक्सेसिव यूरिनेशन इन नाइट इज कॉल्ड नॉक्चूरिया। यहाँ पर नॉक्चूरिया शब्द को और अगर स्पेसिफिक करें तो इसको इस तरह से समझिएगा। अगर आपको रात को यूरिन पास करने के लिए बार बार नींद से जागना पड़ता है और आप टॉयलेट में जाकर यूरिन पास करके आते हैं तो ये कंडीशन नॉक्चूरिया कहलाती है। और अगर आप किसी बच्चे में जिसकी उम्र 5 साल के करीब है, टॉयलेट ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है और इस बच्चे को रात में बिस्तर पर ही यूरिन पास हो जाता है, तो इसे आप एन्यूरेसिस कंडीशन के नाम से जानते हैं। तो नॉक्चूरिया और एन्यूरेसिस दोनों टर्म्स में डिफरेंस है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं डिस्यूरिया टर्म की। डिस्यूरिया का मतलब होता है डिफिकल्ट यूरिनेशन या पेनफुल यूरिनेशन। यूरिन करने के दौरान अगर पेन होता है तो ये कंडीशन डिस्यूरिया टर्म द्वारा डिनोट की जाती है। पाइयूरिया शब्द का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ पस इन यूरिन। यूरिन में पस की प्रेजेंस होना पाइयूरिया कहलाता है। नेक्स्ट, genital tuberculosis occurs mainly in fallopian tube. Genital tuberculosis mainly fallopian tube को प्रभावित करता है, fallopian tube में पाया जाता है। Check prescription 3 times before administration of medicine. किसी भी क्लाइंट में जब आप मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं उस समय डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन को आपको कम से कम 3 बार चेक करना है। अफेजिया। अफेजिया टर्म का मतलब होता है इनएबिलिटी टू स्वेलो। अगर कोई पर्सन फूड सब्सटेंस को स्वेलो नहीं कर पा रहा है, निगल नहीं पा रहा है, तो इसे आप अफेजिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज केयरिंग for a child with a diagnosis of intussusception. During care, the child passes a formed brown stool. Which action is most appropriate for the nurse to take at this time? किसी बच्चे को इंटुसप्शन कंडीशन थी और इस बच्चे ने कुछ समय में फुली फॉर्म्ड ब्राउन स्टूल पास किया। इस स्टूल को देखकर आप इन चारों में से कौन सा एक्शन लेंगे? ऑप्शन ए, नोट द चाइल्ड फिजिकल सिम्टम। बच्चे के फिजिकल सिम्टम्स को नोट करेंगे। ऑप्शन बी, रिपोर्ट द पासेज ऑफ नॉर्मल ब्राउन स्टूल टू द डॉक्टर। हम डॉक्टर को नॉर्मल ब्राउन स्टूल पास करने के बारे में बताएंगे। ऑप्शन सी, प्रिपेयर द चाइल्ड एंड पेरेंट्स फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्जरी। हम बच्चे को और बच्चे की फैमिली मेंबर्स को तैयार करेंगे क्योंकि क्लाइंट में अब सर्जरी करने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी, प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन। हम बच्चे में हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन करवाने के लिए इसे प्रिपेयर करेंगे। जब भी किसी बच्चे के अंदर टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन होता है तो इसे हम इंटुसप्शन का नाम देते हैं। सिंपल शब्दों में इस तरह से समझिएगा
ये बच्चे की इंटेस्टाइन है। अब मान लीजिए ये इंटेस्टाइन आगे ना जाकर इस प्रकार से एक के अंदर एक इस प्रकार से फंस जाए कि यहाँ से अब जो स्टूल है वो आगे की तरफ पास नहीं हो पाए, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाए और इस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण बच्चे के अंदर बाउल मूवमेंट नहीं हो पा रही हो, कॉन्स्टिपेशन जैसी स्टेट बन रही हो, तो ये कंडीशन इंटूसप्शन कहलाती है। इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइन की टेलोस्कोपिंग होने के कारण आया ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट इंटूसप्शन कहलाता है। अब इस बच्चे ने कुछ समय बाद अगर फुली फॉर्म्ड ब्राउन स्टूल पास कर दिया है, तो इसका मतलब है बच्चे में ये जो इंटूसप्शन कंडीशन थी, ये अपने आप रिजॉल्व हो चुकी है, अपने आप ठीक हो चुकी है और इस फाइंडिंग को हमें तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए ताकि जो ऑपरेशन या थेराप्यूटिक एक्शंस प्लान किए जा रहे हैं, उन्हें कैंसल कर दिया जाए। बच्चे द्वारा फुली फॉर्म्ड ब्राउन स्टूल पास करने का मतलब है, बच्चे की इंटेस्टाइन का जो ये रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ बन रही थी, ये खुल चुकी है, अब स्टूल यहाँ से आगे पास हो रहा है और अब बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ the nurse is providing instructions to the client and family regarding home care after left eye cataract removal. The nurse tells the client and family about assuming which position during post-operative period. किसी पेशेंट में आपने बाईं आंख में कैटरेक्ट रिमूव किया है, कैटरेक्ट सर्जरी की है। अब इस पेशेंट को आप कौन सा पोस्ट ऑपरेटिव केयर इंस्ट्रक्शन देंगे? ऑप्शन ए, बेंड बिलो द वेस्ट एज ऑफ्टन एज यू आर एबल। आपको ऑपरेशन के बाद अपनी कमर से बार बार जितना झुक सकते हैं उतना झुकना चाहिए। ऑप्शन बी, स्लिप ऑन द राइट साइड ऑफ द बैक। आपको राइट करवट पर या सुपाइन पोजीशन में सोना चाहिए। स्लिप ओनली लेफ्ट साइड, आपको बाईं करवट पर सोना है। लोअर द हेड बिटवीन नीज 3 टाइम्स अ डे, आपको अपने हेड को नीचे की तरफ, घुटनों से नीचे की तरफ लेकर आना है, दिन में 3 बार ऐसा करना है। कैटरैक्ट अडल्ट्स के अंदर ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कॉज माना जाता है और इसका ट्रीटमेंट केवल मात्र कैटरैक्ट रिमूवल सर्जरी होती है। कैटरैक्ट बेसिकली ओपेसिटी ऑफ लेंस है। अगर इस सर्जरी के बाद आप क्लाइंट से कहेंगे कि वो अपने कमर से बार-बार नीचे की तरफ झुके यानी कमर से फ्लेक्स करे खुद को, तो ऐसा करते हुए क्लाइंट के अंदर आइज़ के अंदर प्रेशर बढ़ेगा और इससे सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो आपको ये इंस्ट्रक्शन नहीं देना है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि अगर आप क्लाइंट को लोअर हेड को घुटनों से नीचे लेकर आने के लिए कहते हैं, तो फिर आँखों में प्रेशर बढ़ेगा और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपको नहीं करनी है। कैटरैक्ट की सर्जरी के बाद क्लाइंट को ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि ऐसा कोई भी काम जिससे आँखों पर दबाव पड़ सकता है, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ सकता है, आपको नहीं करना है। इसमें झुकने वाली एक्टिविटीज़ हैं या फिर किसी भारी सामान को उठाना है, ये सभी आपको इस सर्जरी के बाद नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन बी और सी में से सेलेक्ट करना है। वैसे हमने इस क्वेश्चन को प्रीवियसली डिफरेंट मोड से डिस्कस किया है। अगर आपने प्रीवियस क्लास को ध्यान से देखा होगा, तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आप इज़िली दे पाएँगे। यस, एग्ज़ैक्टली यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। सी इज़ द रॉन्ग आंसर। मान लीजिए पेशेंट ने अ, बाईं करवट ली, तो अब पेशेंट की बाईं आँख की सर्जरी हुई है और वो बाईं करवट पर सो गया, तो इससे क्लाइंट की बाईं आँख के अंदर एडिमा डेवलप हो जाएगी जिससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आईओपी बढ़ सकता है। इसलिए क्लाइंट में जिस साइड आँख का ऑपरेशन हुआ है, जिस आँख की सर्जरी हुई है, उससे ऑपोज़िट करवट लेकर उसे लेटना है। यानी लेफ्ट आई में सर्जरी हुई है तो राइट लैटरल पोज़ीशन लेकर क्लाइंट लेटेगा ताकि उसमें एडिमा जैसी कंडीशन ना डेवलप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ what is the body temperature range to categorize a neonate
एज हैविंग कोल्ड स्ट्रेस। अगर किसी नियोनेट को यानी 28 दिन तक के बच्चे को इनमें से कितना बॉडी टेम्परेचर हो कि आप उसे कोल्ड स्ट्रेस कंडीशन कह पाएंगे? ऑप्शन ए 35.4 से 36.0 डिग्री सेंटीग्रेड, 33.4 से 34, 34.4 से 35.4, 36 से 36.4। What will be the range of temperature if a client is having between it called cold stress? Option D is correct here. अगर किसी नियोनेट को 36.5 से लेकर 37.5 के बीच में बॉडी टेम्परेचर होता है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो हम इसे नॉर्मल मानते हैं। और अगर इस नियोनेट के अंदर 36.4 से लेकर 36 के बीच में बॉडी टेम्परेचर हो, तो इसका मतलब है बच्चे में ठंड के कारण थोड़ा-थोड़ा स्ट्रेस शुरू हो चुका है। और याद रखिएगा, बच्चे के अंदर बॉडी टेम्परेचर अगर कम होता है, यानी बच्चे को हाइपोथर्मिया कंडीशन होती है, तो इससे बच्चे की डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। हाइपोथर्मिया कंडीशन को बच्चों में साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, फुटरेस्ट यूज्ड टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप। किसी क्लाइंट में फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए फुटरेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सैंडबैग्स यूज्ड टू इमोबिलाइज फ्रैक्चर्ड बॉडी पार्ट। शरीर में जिन हिस्सों में फ्रैक्चर है उसे इमोबिलाइज करने के लिए सैंडबैग का इस्तेमाल किया जा सकता है। एयर कुशन्स यूज्ड टू प्रिवेंट बेड सोर्स। एयर कुशन का इस्तेमाल करके हम बेड सोर्स के डेवलपमेंट को रोक सकते हैं। अ क्लोज्ड बेड इज एन एम्प्टी बेड विदाउट एनी पेशेंट। जिस बेड पर कोई पेशेंट नहीं होता, खाली बेड होता है, उसे हम क्लोज बेड का नाम देते हैं। क्लोज्ड बेड का मतलब है जिस पर पेशेंट मौजूद नहीं है। ब्लड स्टोर्ड एट द टेम्परेचर ऑफ 4 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्लड को हम 4 से 6 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when the nurse manager encourages staff to provide input in the decision making process, which leadership style is being demonstrated? सिंपली कहें तो जब कोई नर्स मैनेजर या किसी टीम का लीडर किसी चीज के लिए डिसीजन लेने से पहले अपने टीम मेंबर से सुझाव मांगता है, तो ऐसी लीडरशिप स्टाइल क्या कहलाती है? सिचुएशनल, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर। लीडर का किसी भी फैसले को लेने से पहले अपने साथ या अपने नीचे काम करने वाले लोगों की एडवाइस लेना किस प्रकार की लीडरशिप स्टाइल में देखी जाती है? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ पर डेमोक्रेटिक टाइप की लीडरशिप स्टाइल के अंदर लीडर हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स या कलीग से डिस्कस करने के बाद ही किसी फैसले को लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कलर ऑफ ट्रांजिशनल स्टूल? ट्रांजिशन स्टूल का कलर क्या होता है? न्यूबॉर्न बेबीज में जो ट्रांजिशन स्टूल पाया जाता है उसका कलर क्या होता है? ग्रीन, ब्राउन, येलो, पेल। ट्रांजिशन स्टूल को आप म्यूकोनियम कह सकते हैं। होपफुली अब आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर दे पाएंगे। यस, एग्जैक्टली, इट इज ग्रीन इन कलर। बच्चा जन्म के बाद पहले 24 घंटों में अपना फर्स्ट स्टूल पास करता है। इसे हम म्यूकोनियम या ट्रांजिशन स्टूल के नाम से जानते हैं और ये जनरली ग्रीनिश कलर का होता है। हरे रंग का ये स्टूल होता है।
Next question is, which of the following is the best route of drug administration in a newborn baby? अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी में आपको ड्रग एडमिनिस्टर करनी हो तो उसके लिए बेस्ट रूट कौन सा होगा? अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन, इंट्राट्रेकियल या फिर इंट्राओशियस? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन बच्चे के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं, यानी कि मदर के प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड न्यूट्रिएंट्स को लेकर बच्चे तक पहुंचता है। और अगर इसके अंदर ड्रग एडमिनिस्टर की जाए तो ये बेस्ट रूट है जिसके थ्रू हम बॉडी में ड्रग को एडमिनिस्टर कर पाएंगे। नेक्स्ट, 1 पिंट इक्वल्स 500 ml। एक पिंट का मतलब होता है 500 ml। एक आउंस का मतलब होता है 30 ml। 1 ounce इक्वल्स टू 30 ml। 1 pint equals to 500 ml। After eye surgery, patient placed on unaffected side। पेशेंट जिसे एक आंख में सर्जरी की गई हो उसे हमेशा जिस आंख में सर्जरी नहीं हो उस तरफ की करवट दिलाकर लिटाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए किसी क्लाइंट की लेफ्ट आई के अंदर कोई सर्जरी हुई है तो आप इस पेशेंट को हमेशा राइट आई की तरफ लिटाएंगे, यानी राइट लेटरल पोजीशन दिलाएंगे। अफेक्टेड आई को हमेशा ऊपर रखेंगे। If patient is admitted in unit during active labor, first action listen the fetal heart sound। जब पेशेंट एक्टिव लेबर के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है तो सबसे पहला हमारा काम होता है बच्चा ठीक है या नहीं इस चीज को पता करना। और बच्चे की स्टेटस को पता करने के लिए हम फीटल हार्ट साउंड की मॉनिटरिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the client is scheduled for bronchoscopy. Which priority action should the nurse plan to implement? किसी क्लाइंट में ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर होने वाला है। अब इस पेशेंट में इन चारों में से कौन सा प्रायोरिटी एक्शन नर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए? ब्रोंकोस्कोपी का मतलब होता है ब्रोंकोस्कोप की मदद से ओरल रूट से इसे इंसर्ट करते हुए लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई आदि को विजुअलाइज करना। ब्रोंकोस्कोप एक फाइब्रो ऑप्टिक इक्विपमेंट है जिसमें कैमरा लगा होता है। इसे ओरल रूट से एडमिनिस्टर करके हम लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई की स्ट्रक्चर को देखते हैं, असेस करते हैं। ये प्रोसीजर ब्रोंकोस्कोपी है। अब इस प्रोसेस के पहले एज अ नर्स आपको क्या करना चाहिए? ऑब्टेन अ इन्फॉर्म कंसेंट। आपको इन्फॉर्म कंसेंट लेना चाहिए। रेस्ट्रिक्ट द डाइट टू क्लियर लिक्विड ऑन द डे ऑफ द टेस्ट। इस पेशेंट को हम सिर्फ क्लियर लिक्विड डाइट लेने के लिए कहेंगे ऑपरेशन के दिन। ऑप्शन सी, आस्क द क्लाइंट अबाउट एलर्जीज टू शेलफिश। क्लाइंट से पूछेंगी कि क्या इसे शेलफिश से एलर्जी तो नहीं है। ऑप्शन डी, एडमिनिस्टर प्री प्रोसीजर एंटीबायोटिक्स प्रो प्रोफाइलेक्टिकली। हम इस प्रोसीजर से पहले क्लाइंट को एंटीबायोटिक मेडिसिन एडमिनिस्टर करवाएंगे। ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर से पहले एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करवाना आवश्यक नहीं है। जब किसी प्रोसीजर के अंदर हम डाई इंजेक्ट करते हैं तब वहां पर हम क्लाइंट से उसे शेलफिश आदि से एलर्जी तो नहीं इस चीज के बारे में पूछते हैं। जिस दिन क्लाइंट में ब्रोंकोस्कोपी टेस्ट होने वाला है उस दिन हम क्लाइंट को किसी भी प्रकार का सब्सटेंस, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, सेमी सॉलिड हो, खाने या पीने से मना कर देते हैं, यानी उसे एनपीओ पर कर देते हैं, नथिंग पर ओरल, या एनबीएम कर देते हैं, नथिंग बाय माउथ कर देते हैं। नहीं तो अगर क्लाइंट ने कोई लिक्विड सब्सटेंस लिया और ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर उसमें करवाया गया तो इससे क्लाइंट में रिस्क ऑफ एक्सपायरेशन
बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर आखिरी ऑप्शन ए बचा है, इसे हमने सही माना है। इसके पीछे रैशनल ये है कि जब क्लाइंट के अंदर ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर किया जाता है तो इसमें हम इक्विपमेंट को बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, यानी कि ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है और हर इन्वेजिव प्रोसीजर से पहले हमें कंसेंट लेना चाहिए। ये यहाँ पर नर्स की प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। हालाँकि ये काम डॉक्टर्स का होता है, लेकिन फिर भी इन ऑप्शंस में देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही ऑप्शन सही है, तो हम इसे प्रायोरिटी वाइज़ कह दीजिए या फिर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द क्लाइंट इज़ एडमिटेड टू साइकियाट्रिक यूनिट आफ्टर अ सुसाइड अटेम्प्ट. The nurse should plan which intervention as the most important to maintain client safety. किसी पेशेंट ने सुसाइड करने की कोशिश की, आत्महत्या करने की कोशिश की और इस प्रयास के बाद उसे बचा लिया गया और साइकियाट्रिक यूनिट में भर्ती करा दिया गया। अब हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा, नर्सेस के द्वारा इस क्लाइंट की सेफ्टी को मैनेज करने के लिए सबसे ज़रूरी एक्शन कौन-सा लिया जाएगा? Options are placing the client in a seclusion room where all dangerous articles are removed. हम क्लाइंट को सेक्लूजन रूम में रखेंगे और इस रूम में मौजूद सभी डेंजरस आर्टिकल्स को हटा देंगे। सेक्लूजन रूम का मतलब होता है ऐसा कमरा जिसमें कुछ भी मौजूद नहीं है, कोई भी नहीं रहता, अकेला कमरा, बंद कमरा। ऑप्शन बी, रिमूविंग द क्लाइंट पर्सनल क्लोथिंग एंड रिप्लेस देम विथ हॉस्पिटल गाउन. हम क्लाइंट के द्वारा पहने गए पर्सनल क्लोथ्स को हटाकर हॉस्पिटल का गाउन, हॉस्पिटल की ड्रेस पहना देंगे। ऑप्शन सी, रिक्वेस्टिंग दैट द क्लाइंट प्रॉमिस टू अलर्ट स्टाफ ऑफ सुसाइडल थॉट्स. हम क्लाइंट को ये प्रॉमिस करवाएंगे कि जैसे ही आपके मन में सुसाइड करने के विचार आए तो तुरंत आप हॉस्पिटल स्टाफ को बताएंगे। Option D, assessing the staff members to remain with the client all the times. हम एक स्टाफ मेंबर को इस पेशेंट के साथ हर समय रखेंगे। This is the very important question. Yes, exactly. The right answer is option D. जब कोई पर्सन सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है तो इसमें सुसाइड अटेम्प्ट को दोहराने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें इस क्लाइंट की सेफ्टी को प्रायोरिटी में रखते हुए हमेशा इसके साथ एक स्टाफ मेंबर को रखना होगा जो कि इसका पूरा ख्याल रख सके और किसी भी सेकंड सुसाइड अटेम्प्ट को पहले ही प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the temperature of NICU? NICU का टेम्परेचर कितना होता है? The right answer is 22 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड। NICU का नॉर्मल टेम्परेचर 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। 22 टू 26 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट पॉइंट्स, Cushing's syndrome associated with increased secretion of glucocorticoids. किसी क्लाइंट के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन बढ़ जाना कुशिंग सिंड्रोम के होने को बताता है। थर्ड डिग्री जेनाइटल प्रोलैप्स्ड को हम प्रोसीडेंशिया टर्म द्वारा डिनोट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, थर्ड डिग्री जेनाइटल प्रोलैप्स्ड ऑल्सो नोन एज प्रोसीडेंशिया। बैरल शेप्ड चेस्ट सीओपीडी कंडीशन में देखने को मिलता है। बैरल शेप्ड चेस्ट जिसमें चेस्ट जो है बैरल शेप हो जाता है, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये आपको एम्फाइसीमा कंडीशन होने को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपॉन ट्रांसफर फ्रॉम पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट आफ्टर स्पाइनल फ्यूजन, which technique should the nurse use to transfer the client from stretcher to bed?
किसी पेशेंट में स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी की गई है। इस सर्जरी के बाद पेशेंट को स्ट्रेचर से बेड पर शिफ्ट करवाते समय किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा? ऑप्शन ए, अ बाथ ब्लैंकेट एंड द असिस्टेंस ऑफ 3 पीपल। ऑप्शन बी, अ ट्रांसफर बोर्ड एंड द असिस्टेंस ऑफ 2 पीपल। Option C, a bath blanket and assistance of 4 people. Option D, a transfer board and the assistance of 4 people. The right answer is option 4। यहाँ पर क्लाइंट के स्पाइनल एरिया की सर्जरी हुई है, तो हमें क्लाइंट को शिफ्ट करवाते समय इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि क्लाइंट के स्पाइनल एरिया में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, डिस्कम्फर्ट या प्रेशर नहीं होना चाहिए। इस चीज को देखते हुए हमें कम से कम क्लाइंट को मूवमेंट करवाते हुए पूरी प्रोटेक्शन के साथ शिफ्ट करवाना है, और इस प्रोसेस के लिए हम क्लाइंट को ट्रांसफर बोर्ड की मदद से 4 लोगों का असिस्टेंस लेते हुए शिफ्ट करेंगे। क्लाइंट को स्ट्रेचर से ट्रांसफर बोर्ड पर शिफ्ट किया जाएगा, और फिर इस ट्रांसफर बोर्ड को 4 लोग मिलकर उठाएंगे और फिर पेशेंट को बेड पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। 4 लोगों के सपोर्ट और ट्रांसफर बोर्ड के इस्तेमाल से क्लाइंट में किसी भी प्रकार की एब्नॉर्मलिटी होने की संभावना खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन प्रीटर्म नियोनेट? किसी प्रीटर्म नियोनेट में नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? 90, 60, 70, 80? The right answer is option A, 90 ml per kg। किसी प्रीटर्म बेबी का जन्म 37 वीक्स की प्रेगनेंसी कंप्लीट होने से पहले हो जाता है, और इस समय बच्चे के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो 90 ml पर केजी होता है। और जिन बच्चों का जन्म टर्म प्रेगनेंसी पर होता है उनमें टर्म प्रेगनेंसी के बाद 80 ml पर केजी के आसपास ब्लड वॉल्यूम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the newborn resuscitation chest compression to ventilation ratio? किसी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर रिसस्टिटेशन के दौरान चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन का क्या रेशो होना चाहिए? 2:1, 3:1, 15:1, 5:3? The right answer is option B। यहाँ पर जब भी किसी न्यूबॉर्न बेबी को रिसस्टिटेट करना होता है, यानी उसकी हार्ट रेट और रेस्पिरेशन नहीं चल रहा होता, उसे वापस रिवाइव करवाना होता है, तो हम 3 बार तो चेस्ट कंप्रेशन करते हैं और 1 बार उसे वेंटिलेशन देते हैं। यानी 3 बार चेस्ट को कंप्रेस करके 1 बार रेस्पिरेशन करवाएँगे, वेंटिलेशन देंगे। ये चीज़ नॉर्मली न्यूबॉर्न को रिसस्टिटेट में इस्तेमाल की जाती है। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर कई बार पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरबीसी के लाइफ स्पैन की। इम्पोर्टेंट है ये चीज़। अगर आपको प्रीटर्म बेबी के अंदर आरबीसी का जीवन काल यानी लाइफ स्पैन पूछा जाए तो आप बताएँगे 35 से 50 दिन, टर्म बेबी का 80 दिन, अडल्ट का 120 दिन, और ब्लड बैंक में 35 से 42 दिन। ब्लड बैंक में जब ब्लड को स्टोर किया जाता है तो वहाँ पर जो आरबीसीज़ हैं 35 से 42 दिन तक जीवित रहती हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अडल्ट और टर्म बेबीज़ के अंदर
लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी मोस्टली पूछा जाता है। अडल्ट 120 दिन और टर्म बेबी 80 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज गिविंग instructions to an adult client with heart failure who is beginning therapy with digoxin to detect early complications of therapy. Which action should the nurse teach the client to perform? एक पेशेंट है जिसे हार्ट फेलियर कंडीशन हुई है। हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए अब हम उसे डिगॉक्सिन ड्रग देने वाले हैं। डिगॉक्सिन ड्रग के कॉम्प्लिकेशंस को अर्ली स्टेट में पता करने के लिए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है? डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने के लिए इन चारों में से किस फाइंडिंग को आप असेस कर सकते हैं? ऑप्शन ए, मेजर द वेट ईच मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट। हम क्लाइंट का हर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले वेट मीजर करेंगे। ऑप्शन बी, हैव इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स ड्रॉन वीकली। हम क्लाइंट के इलेक्ट्रोलाइट का लेवल हर सप्ताह पता करेंगे। ऑप्शन सी, मॉनिटर द ब्लड प्रेशर वंस अ वीक। हम क्लाइंट का बीपी हर सप्ताह चेक करेंगे। ऑप्शन डी, टेक द पल्स डेली। हम क्लाइंट की पल्स रेट को हर दिन असेस करेंगे। Important question for upcoming AIMS NORCET exam. Yes, the right answer is option D. Take the pulse rate daily. किसी भी क्लाइंट को अगर आप डिगॉक्सिन ड्रग देना शुरू करते हैं तो अगर उसकी हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम हो रही है, यानी क्लाइंट को टैकीकार्डिया हो रहा है, तो इसका मतलब है इस ड्रग की टॉक्सिसिटी शुरू हो चुकी है। अब हमें क्लाइंट में अगली डोज को विदहोल्ड करना है। क्लाइंट में डिगॉक्सिन के कारण हार्ट रेट कम होने लग जाती है और हार्ट रेट का कम होना इस ड्रग की टॉक्सिसिटी को बताता है। तो क्लाइंट में हमें हर दिन हार्ट रेट को, पल्स को मॉनिटर करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन एन ओल्डर क्लाइंट which signs and symptoms are age related changes in the eye. किसी ओल्ड एज क्लाइंट को असेस करते समय आप इसकी आईज में कौन सा एज रिलेटेड चेंज देखने को मिलेगा? ओल्ड एज में नॉर्मली पेशेंट की आईज में कौन सा चेंज देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर क्लियर स्क्लेरा। ऑप्शन बी, diminished pupillary adaptation to darkness. ऑप्शन सी, increased tear production. ऑप्शन डी, protruding cornea. किसी भी ओल्ड एज पर्सन के अंदर डार्कनेस अडॉप्ट कर डार्कनेस में जाने पर विजन को क्लियर करने के लिए जो प्यूपिलरी अडॉप्टेशन होता है वो बहुत धीमा हो जाता है। और अच्छी तरह से समझिएगा, जब किसी चमकीली जगह पर आप जाते हैं, यानी जहां पर तेज रोशनी मौजूद है, अच्छी लाइट मौजूद है, उस समय आपकी आंखें आराम से देख सकती हैं, सभी चीज़ों को क्लियरली देख सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा मात्रा में आँखों के अंदर लाइट रेज़ ना एंटर हों, इसलिए हमारी प्यूपिल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बिल्कुल डार्कनेस है, लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो ऐसी जगह पर जाने पर हमारी जो प्यूपिल्स हैं, वो डायलेट हो जाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेज़ हमारी आँखों के अंदर जाएँ और हम अंधेरे में भी बेहतर देख पाएँ। तो यहाँ पर ओल्ड एज पर्सन जब डार्क जगह पर जाते हैं, किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, तो वो जल्दी से उनकी आइज़ की जो प्यूपिल है, वो डायलेट नहीं हो पाती और उन्हें अंधेरी जगह पर देखने में काफ़ी समय लगता है। तो आँखों के अंदर ये प्यूपिलरी अडॉप्टेशन का जो टाइम है, ये काफ़ी डिमिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द अपगार?
अपगार स्कोरिंग जो कि न्यूबॉर्न बेबीज में उनकी वेलबींग को असेस करने के लिए परफॉर्म की जाती है। इसमें अपगार शब्द का फुल फॉर्म क्या होता है या इसमें कौन-कौन सी चीज़ों का असेसमेंट किया जाता है, ये आपको बताना है। Read the options carefully and put the answers into the comment section. Yes, the right answer is option B. अपगार का फुल फॉर्म यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेंस, एक्टिविटी, रेस्पिरेशन। अपगार स्कोरिंग के अंदर हम 5 पैरामीटर्स का असेसमेंट करते हैं, जिसमें सबसे पहले है बच्चे की अपीयरेंस, फिर है बच्चे की पल्स रेट, फिर आता है ग्रीमेंस, फिर आता है एक्टिविटी और फिर आता है रेस्पिरेशन। appearance, pulse, grimace, activity, respiration. Next, give iron supplement between meal with vitamin C to increase absorption. Important चीज है, previously पूछी गई है। आपको किसी भी पर्सन में आयरन सप्लीमेंटेशन खाने के दौरान देना चाहिए और विटामिन सी के साथ देना चाहिए। विटामिन सी फ्रूट जूस में मिलता है, जितने भी खट्टे फल हैं उनमें मिलता है। अगर आप विटामिन सी के साथ आयरन सप्लीमेंट को देते हैं, तो विटामिन सी के कारण इस आयरन का प्रॉपर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। विटामिन सी को आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। Do not give iron supplements with milk and antacids because it can decrease absorption. कभी भी आयरन सप्लीमेंट्स को आप दूध और एंटासिड ड्रग्स के साथ ना दें। अगर आपने इन्हें इनके साथ दिया तो इससे इसका एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है, इसका अवशोषण नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर किसी क्लाइंट के अंदर पल्स रेट, हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाए, तो आप इसे टैकीकार्डिया कंडीशन के नाम से जानते हैं। किसी क्लाइंट में ब्लड प्रेशर 3 बार अलग-अलग समय पर नोट करने पर, रिकॉर्ड करने पर यदि 139/89 से ज़्यादा आए, 139/89 से ज़्यादा आए, तो इसे हम हाइपरटेंशन कह सकते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट के बीच में होता है और इसे नॉरसेट 2021 के अंदर पूछा गया था। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट 12 टू 20 बीट्स पर मिनट होता है। अगर किसी क्लाइंट को अस्थमा है, तो उसके अंदर व्हिstलिंग या म्यूजिकल या हिसिंग साउंड देखने को मिलता है। अस्थमा वाले पेशेंट में एयरवे के नैरो हो जाने के कारण जब एयर यहाँ से पास होती है, तो एक सीटी जैसी यानी व्हिstलिंग लाइक साउंड जनरेट होती है, म्यूजिकल साउंड होती है, हिसिंग साउंड होती है। Ronchi is a coarse sound and gargles are the bubbling sound. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जब आप अस्कल्टेट करते हैं, तो अगर यहाँ पर कॉर्स साउंड सुनाई देता है तो आप इसे रोंकी कहेंगे और अगर बबलिंग साउंड आता है तो आप इसे गार्गल्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client is being admitted to the hospital after receiving a radiation implant. After being diagnosed with cervical cancer, which priority action should the nurse implement in the care of this client? किसी पेशेंट को सर्वाइकल कैंसर आइडेंटिफाई हुआ और इस पेशेंट में रेडिएशन इम्प्लांट किया गया। अब इस पेशेंट के लिए प्रायोरिटी एक्शन कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन ए, एनकरेज द फैमिली टू विजिट। हम ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स को क्लाइंट से मिलने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी, प्लेस द क्लाइंट ऑन प्रोटेक्टिव आइसोलेशन। हम क्लाइंट को प्रोटेक्टिव आइसोलेशन में रखेंगे।
ऑप्शन सी, एनकरेज द क्लाइंट टू टेक फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड्स। हम क्लाइंट को फ्रीक्वेंट रेस्ट पीरियड्स रहने के लिए कहेंगे, यानी रेस्ट करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी, एडमिट द क्लाइंट टू प्राइवेट रूम। हम क्लाइंट को प्राइवेट रूम में रखेंगे। क्लाइंट को यूट्रस के सर्विक्स वाले हिस्से में कैंसर था और इसके ट्रीटमेंट के लिए हमने इंटरनली रेडिएशन सोर्स को इम्प्लांट किया है। अब इस पेशेंट में प्रायोरिटी केयर एक्शन हमारे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए। हम इस क्लाइंट को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देंगे और इसे कम से कम लोगों से मिलने के लिए अलाउ करेंगे। अगर ज़्यादा लोग इस क्लाइंट को मिलने आएंगे तो वो सभी लोग भी रेडिएशन के कांटेक्ट में आएंगे और रेडिएशन क्लाइंट्स के अंदर डैमेज करता है। तो शिफ्ट दिस पर्सन हु हैज़ internal radiation implant into the private room and discourage the family members to meet this patient to prevent them exposure to the radiation therapy. Next question is, which action demonstrates a situational leadership style by the nurse manager? इनमें से कौन सा एक्शन सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल को बताता है? ऑप्शन ए, nurse manager allows team members to work without supervision। जब नर्स मैनेजर टीम मेंबर्स को बिना किसी सुपरविजन के साथ काम करने की छूट दे देता है। ऑप्शन बी, द नर्स मैनेजर डेलीगेट्स टास्क टू ईच टीम मेंबर। हर टीम मेंबर को नर्स मैनेजर के द्वारा कुछ टास्क दिए जाते हैं, कुछ काम दिए जाते हैं। ऑप्शन सी, द नर्स मैनेजर इनवाइट्स टीम मेंबर्स टू प्रोवाइड इनपुट अबाउट यूनिट प्रॉब्लम्स। नर्स मैनेजर अपने यूनिट में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी बताने के लिए कहता है। ऑप्शन डी, द नर्स मैनेजर क्विकली डेलीगेट्स एक्टिविटीज टू टीम मेंबर्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सिचुएशन। नर्स मैनेजर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में सभी टीम मेंबर्स को फटाफट अपनी अपनी जिम्मेदारियां देता है, एक्टिविटीज को डेलीगेट करता है। The right answer is yes, exactly. Option D is the correct answer. जब किसी इमरजेंसी सिचुएशन के होने पर नर्स मैनेजर के द्वारा सभी टीम मेंबर्स को अलग-अलग एक्टिविटीज दी जाती हैं, फटाफट अलग-अलग एक्टिविटीज दी जाती हैं, यानी कि काम को डेलीगेट किया जाता है, तो ये सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल का एग्जाम्पल है और इसे हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के नाम से भी जानते हैं। सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल कह दीजिए, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में देखने को मिलती है और इसे हम ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is a principal mode of heat exchange in infant incubator? जब किसी बच्चे को इन्फेंट को इंक्यूबेटर पर रखा जाता है तो इस एपरेटस में हीट एक्सचेंज का मेथड या मोड कौन सा होता है? इवापोरेशन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन। इंक्यूबेटर मशीन के बारे में आप सभी जानते होंगे, आपने देखा होगा। एक कांच से बनी इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर हम छोटे बच्चे को लेटाते हैं, जो कि मोस्टली प्री मैच्योर होते हैं। इन बच्चों में सर्वाइवल के चांस को बढ़ाने के लिए इन्हें एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होती है। ये इस इंक्यूबेटर में बनाकर दिया जाता है। ये इंक्यूबेटर ऊपर से इस प्रकार से कांच से कवर्ड स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर हम बच्चे को प्री मैच्योर बच्चे को रखते हैं और यहाँ पर जो टेम्परेचर एक्सचेंज होता है वो मोस्टली कन्वेक्शन मेथड द्वारा होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। इंक्यूबेटर मशीन में बच्चे का जो हीट एक्सचेंज का मेन मेथड होता है वो होता है कन्वेक्शन।
यानी एयर करंट्स के कांटेक्ट में आने से बच्चे का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, हीट एक्सचेंज होता है, टेम्परेचर नॉर्मल बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैच्योरेशन सेंटर ब्रेन के पॉन्स में पाया जाता है। मैच्योरेशन सेंटर इज फाउंड इन पॉन्स। मैच्योरेशन का मतलब होता है यूरिन को पास करना शुरू करवाना। मैच्योरेशन रिफ्लेक्स का मतलब होता है यूरिन को पास करवाना, और ये सेंटर जो है ब्रेन के पॉन्स में पाया जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा में हमारे शरीर के जितने भी वाइटल सेंटर्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स को कंट्रोल करने वाले सेंटर्स हैं, वो पाए जाते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, हार्ट रेट आदि। कॉलेसिस्टाइटिस शब्द का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन का होना कॉलेसिस्टाइटिस कंडीशन है। लिपोमा शब्द का मतलब होता है बिनाइन ट्यूमर ऑफ फैट। लिपोमा का मतलब है बिनाइन ट्यूमर ऑफ फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which client should the nurse safely assign to unlicensed assistive personnel? हम इन चारों पेशेंट्स में से किस पेशेंट को केयर के लिए अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सनल को दे सकते हैं? ऑप्शन ए, अ क्लाइंट रिक्वायर ड्रेसिंग चेंजेस, ऐसा पेशेंट जिसमें ड्रेसिंग चेंज करनी है। ऑप्शन बी, अ क्लाइंट रिक्वायरिंग फ्रीक्वेंट एम्बुलेशन, ऐसा पर्सन जिसे बार बार एम्बुलेट करने की आवश्यकता होती है, बार बार उसे चलाना फिराना होता है। ऑप्शन सी, अ क्लाइंट न्यूली एडमिटेड विथ नॉजिया, वॉमिटिंग एंड मॉडरेट नेक पेन, ऐसा पेशेंट जिसे अभी अभी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, इसे न्योजिया, वॉमिटिंग और नेक एरिया में पेन हो रहा है। ऑप्शन डी, अ क्लाइंट ऑन अ बाउल मैनेजमेंट प्रोग्राम रिक्वायर रेक्टल सपोसिटरीज, ऐसा पेशेंट जो कि बाउल मैनेजमेंट प्रोग्राम में ऐसा पेशेंट जिसमें बाउल मैनेजमेंट करवाना है हमें, और इसके लिए रेक्टल सपोसिटरी इंसर्ट करनी है। इन चारों में से किस पेशेंट के लिए अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सोनल फिट है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इन चारों में से हम इस पेशेंट को जिसे सिर्फ घुमाना फिराना है, चलाना है, एम्बुलेट कराना है, यही पेशेंट अनलाइसेंस्ड असिस्टिव पर्सोनल को दे सकते हैं, जिसमें सिर्फ उसे सपोर्ट देकर सेफली मूवमेंट कराना है। इसके अलावा ड्रेसिंग चेंज करने की जिम्मेदारी हम इस यूएपी को नहीं दे सकते। नोजिया वॉमिटिंग वाले पेशेंट में रिस्क ऑफ एस्पायरेशन है, इसे नहीं दे सकते। सपोसिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन इसके द्वारा नहीं किया जा पाएगा, इसलिए हम इसे ये क्लाइंट्स नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a clinic nurse provides information to a married couple regarding measures to prevent infertility. Which statement made by the husband indicate the need for further education? किसी मैरिड कपल को आप किस प्रकार से इनफर्टिलिटी को रोकना है, इनफर्टिलिटी डेवलप नहीं होने देना है, इसके बारे में समझा रहे हैं। इस कपल के द्वारा अगर आपसे इनमें से कौन-सा क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप ये मानेंगे कि क्लाइंट को अभी पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, इसे और टीचिंग देने की ज़रूरत है, इसे और समझाने की ज़रूरत है। ऑप्शंस आर, वी नीड टू डिक्रीज़ एक्सपोज़र टू एनवायरमेंटल हज़ार्ड्स, हमें एनवायरमेंटल हज़ार्ड से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वी नीड टू ईट न्यूट्रिशियस डाइट, हमें न्यूट्रिशियस फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। वी नीड टू अवॉइड एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल, हमें अल्कोहल का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। आई नीड टू मेंटेन वार्मथ माय स्क्रोटम बाय टेकिंग हॉट बाथ्स फ्रीक्वेंटली, लगातार हमें हॉट बाथ्स लेने चाहिए और उस स्क्रोटम एरिया को वार्म फील करवाने के लिए।
क्लाइंट के द्वारा दिया गया कौन सा स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि क्लाइंट में इनफर्टिलिटी को लेकर अभी मिसकंसेप्शंस हो रहे हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। स्क्रोटम का मतलब होता है वह सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें टेस्टिस मौजूद रहते हैं, और नेचर ने इन टेस्टिस को, इस स्क्रोटम को बॉडी से बाहर इसलिए बनाया है ताकि इनका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहे, डिक्रीज रहे। इस 3 डिग्री कम सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमारे जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है वो अच्छा होता है। इसलिए नेचर ने इन टेस्टिस को शरीर से बाहर रखा। अगर ये स्क्रोटम सैक बॉडी के अंदर होता तो टेस्टिस के अंदर पूरी तरह से स्पर्म्स का प्रोडक्शन और मैच्योरेशन नहीं हो पाता। अब अगर ये क्लाइंट कहता है कि मैं स्क्रोटम सैक को वार्मथ पहुंचाने के लिए लगातार बार-बार हॉट बाथ लूँगा, तो अगर ये पर्सन बार-बार हॉट वाटर बाथ लेता है, तो स्क्रोटम सैक का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा टेम्परेचर के होने पर स्पर्म्स जो हैं सही तरीके से बन नहीं पाएँगे, मैच्योर नहीं हो पाएँगे, और अगर स्पर्म सही तरह से मैच्योर नहीं होंगे, तो इस पर्सन में, इस मेल के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज़ हो सकती है, यानी ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। ये यहाँ पर इसका बड़ा कारण बनेगा। तो हमेशा याद रखें, जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। टेस्टिस के अंदर लगभग -3 डिग्री का टेम्परेचर कम होता है नॉर्मल बॉडी की तुलना में, जिससे स्पर्म्स का प्रोडक्शन बेहतर हो सके, और स्पर्म्स के प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए हमें हॉट बाथ को अवॉइड करना चाहिए, और ढीले-ढाले कपड़े पहनने चाहिए, टाइट क्लॉथिंग नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ड्रग्स जो कि इनफर्टिलिटी कॉज़ कर सकती हैं, उन्हें अवॉइड कर सकते हैं आप। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, अ, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड, एनवायरमेंटल हज़ार्ड से बचना चाहिए। ये सभी चीज़ें प्रिवेंट करके आप इन इनफर्टिलिटी से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ नियोनेटल सेप्सिस इन हॉस्पिटल इन इंडिया? भारत के हॉस्पिटल्स में नियोनेटल सेप्सिस कंडीशन के होने पर इसका मोस्ट कॉमन कॉज किसे माना जाता है? ई कोलाई को, क्लेप्सिला को, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को, या फिर ई कोलाई को? ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, बोथ आर सेम एंड बोथ आर एलिमिनेटेड। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्लेप्सिला। भारत में नियोनेटल सेप्सिस के रूप में क्लेप्सिला सबसे बड़ा कॉज माना जाता है। सेप्सिस शब्द का मतलब होता है ब्लड में हुआ इन्फेक्शन। ब्लड इन्फेक्शन को हम सेप्सिस के नाम से जानते हैं, और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर rupture of membranes, immediate nursing action is to check fetal heart sound, because this is the time where chances of IUD can be occur. जब किसी लेबर में वुमेन का जो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जैसी कंडीशन होती है, डिलीवरी के दौरान जब रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होती है, तो उस समय आपको सबसे पहले फीटल हार्ट साउंड का असेसमेंट करना चाहिए। इसी समय पर सबसे ज़्यादा इंट्रा यूट्राइन डेथ होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट, hypertonic solutions causes fluid shift from intracellular space to extracellular space. किसी सेल के अंदर मौजूद लिक्विड को हम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं, और किसी सेल के बाहर मौजूद स्पेस में मौजूद लिक्विड को एक्स्ट्रा सेल्युलर लिक्विड कहते हैं, या एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस कहते हैं। जब किसी क्लाइंट को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एडमिनिस्टर करते हैं, तो इस सॉल्यूशन के कारण सेल्स के अंदर मौजूद सारा लिक्विड सेल से बाहर आने लगता है धीरे धीरे करके। नेक्स्ट पॉइंट, morphine is contraindicated in patient with pancreatitis and head injury.
अगर किसी क्लाइंट को पैंक्रियाटाइटिस डिजीज है या उसे हेड इंजरी हुई है, तो उसे कभी भी आप मॉर्फिन ड्रग नहीं देंगे। Safest position for quad prolapse during labor is Trendelenburg or knee chest position। अगर किसी वुमेन को लेबर के पहले, लेबर के दौरान क्वाड प्रोलैप्स होता है, यानी बच्चे के प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे या पहले क्वाड आ जाती है, तो इसे हम क्वाड प्रोलैप्स कहते हैं। और इस सिचुएशन में ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन या नी चेस्ट पोजीशन सबसे सेफ मानी जाती है। नेफ्रोलिथियासिस शब्द का मतलब होता है स्टोन्स इनटू द किडनी। किडनी में पथरी का होना नेफ्रोलिथियासिस कहलाता है। नेफ्रो शब्द का मतलब है रिलेटेड टू किडनी और लिथियासिस शब्द का मतलब है स्टोन। नेक्स्ट हम जॉइंट से इंपॉर्टेंट एनाटॉमी पोर्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि नॉर्सेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमारे बॉडी के अंदर जो साइनोवियल टाइप का जॉइंट पाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है, इसके कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिंज जॉइंट जो है साइनोवियल जॉइंट का टाइप है, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एल्बो, नी और एंकल। हिंज जॉइंट के 3 एग्जाम्पल्स हैं, कोहनी का जॉइंट, घुटने का जॉइंट और टखने का जॉइंट। इस प्रकार के जॉइंट में सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट संभव है, यानी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ओनली पॉसिबल इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट। आप अपने एल्बो को, अपनी कोहनी को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, यानी कि आप इसे फ्लेक्स कर सकते हैं, यानी फोल्ड कर सकते हैं, और फिर एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि इसे खोल सकते हैं। तो ऐसा शरीर का कोई भी जॉइंट जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट संभव हो, यानी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ही संभव हो, तो इसे हम हिंज जॉइंट का नाम देते हैं। और इसमें एग्जाम्पल के रूप में एल्बो, नी, एंकल आदि को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट की। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सरकमडक्शन, ये सभी मूवमेंट संभव होती है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो शोल्डर एंड हिप जॉइंट। हमारे कंधे और कूल्हे का जो जॉइंट होता है, उसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के नाम से जानते हैं। इसमें ये सभी मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। टोटल 6 प्रकार की मूवमेंट देखने को मिलती हैं, यानी हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को फ्लेक्स कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, मिडलाइन से दूर ले जा सकते हैं, बॉडी मिडलाइन के पास ला सकते हैं, इसे रोटेट करवा सकते हैं, सरकमडक्शन करवा सकते हैं। ये सभी मूवमेंट्स यहाँ पर संभव होती है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो हम बॉल एंड सॉकेट से बने जॉइंट को 360 डिग्री के एंगल से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट साइनोवियल जॉइंट का टाइप है पाइवॉइड जॉइंट। पाइवॉइड जॉइंट के अंदर रोटेटरी मूवमेंट पॉसिबल है एक एक्सिस के अराउंड, यानी कि किसी एक एक्सिस पर, जैसे कि मान लीजिए ये एक्सिस है और इसके ऊपर मूवमेंट संभव है। एग्जाम्पल है एटलैंटो एक्सियल जॉइंट। आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर जो सर्विक्स पाया जाता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा पाया जाता है, इसके बीच में ये जॉइंट पाया जाता है, और इसके द्वारा आप यस और नो मूवमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट की। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। इसके अंदर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, ये सभी मूवमेंट संभव हो सकती हैं, और ये आपके रिस्ट और रेडियो कार्पल बोन में पाया जाता है। कॉन्डाइलर जॉइंट के एग्जाम्पल को प्रीवियसली पूछा गया है। याद रखिएगा, कॉन्डाइलर जॉइंट रिस्ट और रेडियो कार्पल बोन में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट की। ये लीस्ट मूवेबल टाइप का जॉइंट होता है, जो कि कार्पल और टार्सल बोन्स के बीच में पाया जाता है। ग्लाइडिंग जॉइंट जो है कार्पल और टार्सल बोन के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट है सैडल टाइप का साइनोवियल जॉइंट, जो जिसमें फ्लेक्शन, एबडक्शन और एडक्शन मूवमेंट संभव है। ये आपके थंब में पाया जाता है। सैडल जॉइंट जो है वो आपके थंब में पाया जाने वाला जॉइंट है।
इसके द्वारा आप फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन सभी मूवमेंट्स कर पाते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर साइनोवियल जॉइंट के सभी टाइप्स को डिस्कस किया, एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया और मूवमेंट्स को डिस्कस किया। होपफुली ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्रोसोमिया मीन्स। मैक्रोसोमिया का क्या मीनिंग होता है? लार्ज साइज बेबी, लार्ज हेड, बिग माउथ, लार्ज टंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। मैक्रोसोमिया का मतलब होता है ऐसे बच्चे जिनके शरीर का आकार नॉर्मल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो, मैक्रोसोमिक बेबीज कहलाते हैं। और ऐसे बेबीज मोस्टली जो वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज कंडीशन से सफरिंग होती हैं, उनमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स prepares a client with a peripheral intravenous IV site for home IV therapy for discharge. Which should the nurse teach the client to help prevent phlebitis and infiltration? किसी पेशेंट में आपने कैन्यूला लगाया और अब इसे हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज कर रहे हैं। इस कैन्यूला से क्लाइंट को अगले कुछ दिनों तक घर पर ही आईवी फ्लूइड्स लगवाने हैं, इंजेक्शंस लगवाने हैं। पेशेंट में फ्लेबाइटिस और इन्फिल्ट्रेशन जैसी कंडीशन आईवी साइट पर, कैन्यूला साइट पर ना डेवलप हो जाए, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट हमें इस्तेमाल करना चाहिए? ऑप्शन ए, क्लींस द साइट डेली विथ अल्कोहल। हम क्लाइंट से कहेंगे कि आप हर दिन जो कैन्यूला इंसर्शन साइट है वहां पर अल्कोहल से इसे क्लीन करें। ऑप्शन बी, इमोबिलाइज द एक्सट्रीमिटी। आप जिस हाथ पर कैन्यूला लगा है उसे बिल्कुल हिलाएं डुलाएं ना। ऑप्शन सी, मसाज द आईवी साइट डेली। आप हर दिन आईवी साइट पर मसाज करें। ऑप्शन डी, स्टेबलाइज द कैन्यूला विद टेप। कैन्यूला को टेप की मदद से स्टेबलाइज कर दें। क्लाइंट में फ्लेबाइटिस और इन्फिल्ट्रेशन आईवी साइट पर, कैन्यूला साइट पर ना डेवलप हो जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे? बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्सेट एग्जाम। फ्लेबाइटिस और इन्फिल्ट्रेशन को ब्रीफली समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल है और यहाँ पर हमने कैन्यूला लगाया जिसका जो ट्यूब है वो यहाँ मौजूद है। अब आप मेडिसिन यहाँ पर डिलीवर करते हैं, ये नॉर्मली फ्लो के साथ यहाँ पहुँचती है और आगे जाती है। अगर मान लीजिए क्लाइंट में कैन्यूला एक जगह पर फिक्स नहीं है, कैन्यूला पर बार-बार दबाव हो रहा है, इससे ये ट्यूब जो है अंदर जो ब्लड वेसल के अंदर इसकी प्लास्टिक ट्यूब गई हुई है, ये बार-बार इस ब्लड वेसल से टच आएगी, कॉन्टैक्ट में आएगी, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर। तो ब्लड वेसल पर बार-बार कैन्यूला की प्लास्टिक ट्यूब के टकराने से वहां पर इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाती है। ये कंडीशन फ्लेबाइटिस के नाम से जानी जाती है। अब बात करते हैं इन्फिल्ट्रेशन की। मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, ये आपने कैन्यूला लगाया है। अब ये कैन्यूला, क्लाइंट ने मान लीजिए कैन्यूला का ध्यान नहीं रखा, किसी वजह से ये कैन्यूला हिला और अब ये जो कैन्यूला की प्लास्टिक ट्यूब है ये ब्लड वेसल को पार करते हुए निकल गई। यानी कैन्यूला की प्लास्टिक ट्यूब ब्लड वेसल को पंचर करते हुए, रप्चर करते हुए दूसरी तरफ निकल जाती है और जो मेडिसिन अब क्लाइंट में डिलीवर की जा रही है वो ब्लड वेसल में ना जाकर ब्लड वेसल से बाहर गिर रही है। तो ये कंडीशन इन्फिल्ट्रेशन है। इन्फिल्ट्रेशन के अंदर तो कैन्यूला है वो ब्लड वेसल को रप्चर करते हुए, पंचर करते हुए दूसरी तरफ निकल जाता है और सारी मेडिसिन अब क्लाइंट के ब्लड वेसल के अंदर ना जाकर टिश्यू स्पेस के अंदर जा रही होती है। और जबकि फ्लेबाइटिस वह कंडीशन है जिसमें कैन्यूला लगा तो ब्लड वेसल के अंदर ही होता है, लेकिन बार-बार घर्षण के कारण इस आईवी साइट पर वेन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलती है। तो फ्लेबाइटिस और इन्फिल्ट्रेशन ये दोनों कंडीशन हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। फ्लेबाइटिस जब भी होगी तो क्लाइंट में आपको अफेक्टेड एरिया को जब आप टच करेंगे तो वहां पर आपको हॉट फीलिंग होगी और अगर इन्फिल्ट्रेशन होगा तो आईवी साइट पे जिस जगह इन्फिल्ट्रेशन हुआ है वहां पे आपको टच करने पर ठंडा महसूस होगा, आइस फील्ड होगा। तो आई से इन्फिल्ट्रेशन, आई से आइस फीलिंग यानी कोल्ड फीलिंग होगा, कोल्ड स्किन लगेगी और इसका
फ्लेबाइटिस होने पर पीएच एच फॉर हॉट, यहाँ पर गर्म महसूस होगा। ये दो बेसिक से डिफरेंस हैं जो कि एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। फाइनली इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही माना जाएगा। जब भी क्लाइंट में हम कैन्युला लगाते हैं तो कैन्युला के ऊपर हमेशा हमें टेप लगानी चाहिए ताकि कैन्युला एक ही जगह पर फिक्स रहे, स्थिर रहे, इसमें मूवमेंट नहीं हो। अगर कैन्युला एक ही जगह पर रहेगा, इसमें मूवमेंट नहीं होगी, तो यहाँ पर फ्लेबाइटिस और इन्फिल्ट्रेशन जैसी कंडीशन होने की संभावना खत्म हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर कहा गया है कि आप हम क्लाइंट से कहेंगे कि वो अपने हाथ को हिलाए-डुलाए ना, जो कि ये गलत इंटरवेंशन है। क्लाइंट चाहे तो अपने हाथ में मूवमेंट करवा सकता है, बस उसे कैन्युला को मूवमेंट नहीं करवाना है। तो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉरसेट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज किया है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।